जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। राजनीति विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं 5वां चैप्टर कांग्रेस सिस्टम, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। इससे पहले के वीडियो सेशन में हमने बात कर ली भी चौथे आम चुनाव से पहले देश ने 2 प्रधानमंत्री खोए, पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री। तीसरी प्रधानमंत्री और देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी बाद में श्रीमती इंदिरा गांधी। जब इंदिरा गांधी देश की प्राइम मिनिस्टर बनी उस टाइम देश आर्थिक संकटों से जूझ रहा था, बहुत सी आर्थिक समस्याएं देश में थी। तो इस वजह से कांग्रेस सरकार का विरोध है वो भी जनता में हो रहा था और इस विरोध का फायदा उठाया गैर कांग्रेसी पार्टियों ने, यानी कांग्रेस के अलावा जो राजनीतिक पार्टियां थी जिनकी अपनी अपनी विचारधाराएं थी, उन्होंने फायदा उठाया। क्या किया उन्होंने, पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। कांग्रेस को सत्ता से हटाने के लिए विरोधी पार्टियों द्वारा एक रणनीति बनाई गई और उस रणनीति को राम मनोहर लोहिया जो समाजवादी नेता थे उन्होंने गैर कांग्रेसवाद कहा। तो 1 नंबर के प्रश्न के रूप में आप जरूर इसको ध्यान रखिए भी गैर कांग्रेसवाद क्या था। तो कांग्रेस के अलावा विपक्ष की पार्टियां हैं वो एकजुट हुई कांग्रेस को हराने के लिए, और हालांकि उन सभी पार्टियों की विचारधाराएं हैं वो अलग अलग थी और ये इनका एक ही बात थी भी जो वर्तमान की कांग्रेस सरकार है उस टाइम की, तो वो गरीबों के लिए नहीं है, गरीबों का हित कर रही है, तो जनता भी उनके साथ आ गई। इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं भी ये एक तरीके से चुनाव पूर्व गठबंधन था, चुनाव से पहले एक गठबंधन की बात थी। चलिए, ये तो हुई चुनाव से पहले की बातें। अब बात करते हैं चौथे आम चुनाव पर, जो कब हुए, फरवरी 1967 के अंदर। फरवरी 1967 के अंदर देश के अंदर चौथे आम चुनाव हुए। लोकसभा के चुनाव भी हुए और हर बार की तरह विधानसभा के चुनाव भी साथ में ही संपन्न हुए और इसका रिजल्ट है वो आ गया। रिजल्ट को कहा गया राजनीतिक भूकंप। आप जाकर आगे जाकर धीरे धीरे समझेंगे भी चौथे आम चुनाव के रिजल्ट को हम राजनीतिक भूकंप क्यों कहते हैं। इससे पहले जो 3 बार जो लोकसभा के चुनाव हुए, कांग्रेस पार्टी ने बम्पर सीटें जीती, खूब सारी 350 से ऊपर सीटें हर बार जीती। लेकिन इस चौथे आम चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी पहली बार 300 से कम पर आ गई। 283 सीटों पर इसने जो चुनाव है वो जीते। टोटल 520 सीटों के लिए देश के अंदर चुनाव है वो संपन्न हुए। दूसरी पार्टी के रूप में स्वतंत्र पार्टी उभरी जो 44 सीटें जीतकर सेकंड पोजीशन पर रही। तो आप समझ पा रहे हो, चौथे आम चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी को 283 सीट अर्थात 300 से कम सीट मिली और ऐसा पहली बार हुआ कब, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद पहला ये चुनाव था देश का और पहली बार कांग्रेस को वोट प्रतिशत भी कम मिले और सीटें भी कम मिली। और भी इससे भी बड़ी बात करें तो कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता थे जो सिंडिकेट में अपनी बड़ी पहचान रखते थे वो भी चुनाव हार गए। जनता ने उन्हें भी धराशायी कर दिया। फॉर एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, तमिलनाडु यानी उस टाइम के मद्रास से कामराज साहब हार गए जो कभी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। महाराष्ट्र के एस.के. पाटिल चुनाव हार गए। पश्चिम बंगाल के अतुल्य घोष चुनाव हार गए। बिहार के के.बी. सहाय जिनकी तूती बोलती थी, सब धराशायी हो गए। तो कांग्रेस को वोट परसेंटेज भी कम हो गया और सीटें भी कम हो गई। साथ साथ में बड़े चुनावी नेता कामराज, पाटिल, घोष और सहाय जैसे बड़े नेता भी चुनाव हार गए और लोगों को पहली बार यह एहसास हुआ भी कांग्रेस भी हार सकती है। उससे पहले ये नहीं था, नेहरू युग में ऐसा नहीं था, ऐसा पहली बार इंदिरा युग में हुआ। लेकिन जैसे तैसे करके 283 सीटें जीतने की वजह से लोकसभा में कांग्रेस को बहुमत मिल जाता है
और देश की प्रधानमंत्री बनती है एक बार पुनः इंदिरा गांधी, जो 1966 में शास्त्री जी के बाद से कंटिन्यू है, वो प्रधानमंत्री रहती है काफी टाइम तक। तो लोकसभा में कांग्रेस को बहुमत मिला, इसलिए इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर है, वो बनती है। क्या आप मुझे ये बता पाएंगे जब इंदिरा गांधी दूसरी बार लोकसभा चुनाव से पहली बार और वैसे संख्या के हिसाब से बात करें तो दूसरी बार जब प्राइम मिनिस्टर बनी, उस टाइम इन्हें शपथ किस ने दिलाई, उनका नाम कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब ये तो हुई एक बात लोकसभा की, लेकिन विधानसभा के चुनाव साथ में थे, वहां हालत खराब थी कांग्रेस की। 9 राज्यों में कांग्रेस की सरकार ही नहीं बनी, कांग्रेस की सरकार ही नहीं बनी। जहां तूती बोलती थी कांग्रेस की, कांग्रेस का तो किसी को भी खड़ा कर दिया जाए जनता वोट डाल देगी, इस बार जनता ने नहीं किया। आर्थिक संकट, महंगाई, बेरोजगारी से जनता पीड़ित थी और 9 राज्यों में कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई। यह कांग्रेस की नींद उड़ाने वाली बात थी। वो 9 राज्य कौन से थे? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, केरल और मद्रास, जो आज का अपना तमिलनाडु है। ये वो 9 राज्य हैं जहां पर कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई 1967 के विधानसभा चुनाव में, जो कि लोकसभा चुनाव के साथ ही संपन्न हुए थे। और इसमें भी एक बहुत प्यारा चुनावी इतिहास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना भी घटित होती है इसी दौरान। मद्रास, तमिलनाडु, आज का जो अपना तमिलनाडु है, मद्रास के अंदर पहली बार गैर कांग्रेसी पार्टी डीएमके, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, डीएमके को पूर्ण बहुमत मिला। इससे पहले कभी नहीं हुआ था भी किसी गैर कांग्रेसी पार्टी को सरकार चुनने का मौका मिला, सरकार बनाने का मौका मिला, ऐसा नहीं हुआ। और डीएमके मद्रास के अंदर अपनी सरकार बनाने में कामयाब हुई, वो भी पूर्ण बहुमत के साथ। ये एक हमारे चुनावी इतिहास की पहली सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। अब आप ये सोच सकते हो भी डीएमके ने ऐसा क्या करिश्मा किया। आपको पता है जब हमारा देश का संविधान बना उस टाइम हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था और दक्षिणी भारत के अधिकांश राज्यों ने हिंदी को राजभाषा बनाने का विरोध किया था। तो उस टाइम इस चौथे चुनाव के दौरान डीएमके ने उसी चीज का फायदा उठाया और जनता के बीच हिंदी विरोधी आंदोलन में सक्रियता से भाग लिया था। तो हिंदी विरोधी आंदोलन में सक्रियता से भाग लेने की वजह से जनता का इस द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी के ऊपर विश्वास हुआ और पूर्ण बहुमत की सरकार है वो मद्रास में बन गई। बाकी के इन राज्यों की बात करें तो 1967 के ही चुनाव में एक और क्रांतिकारी परिवर्तन होता है और देश के अंदर पहली बार गठबंधन की राजनीति का जन्म होता है। 1967 के आम चुनाव में देश के अंदर पहली बार गठबंधन की राजनीति का जन्म होता है। गठबंधन का मतलब समझ ही गए आप भी, सरकार बनाने के लिए कुछ राजनीतिक दल आपस में मिलकर सरकार बनाते हैं। तो सरकार बनाने के लिए जो गठबंधन है वो बनने शुरू हो गए 1967 के आम चुनाव से। तो इस प्रकार बाकी राज्यों के अंदर गठबंधन की सरकार बनती है, यानी गैर कांग्रेसी पार्टियों ने मिलकर यहां पर एक संयुक्त विधायक दल है वो बनाया। जिन जिन राज्यों में गठबंधन की सरकार बनी वहां पर गैर कांग्रेसी पार्टियों ने मिलकर एक पार्टी बना ली, एक तरीके से एक अलायंस बना लिया जिसका नाम संयुक्त विधायक दल है वो रखा गया। अलग अलग राज्यों में ये नाम भी अलग अलग रखे गए। जैसे पंजाब की बात करें तो पंजाब में संयुक्त विधायक दल का नाम था पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट है वो रखा गया। इसी प्रकार बिहार के अंदर भी गठबंधन। तो आप देखेंगे 9 राज्यों में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी और मद्रास के अंदर पूर्ण बहुमत की डीएमके की सरकार बनी और 1967 के चुनाव में पहली बार देश के अंदर गठबंधन की राजनीति का जन्म होता है। और अलग अलग जो कांग्रेस से के अलावा जो पार्टियां थी उन्होंने संयुक्त विधायक दल के नाम से अपने गठबंधन है वो बनाए। और इन्हीं 9 राज्यों में से बात करें तो 3 राज्य हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, इनकी भी बात करें तो यहां एक और भी कहानी थी।
गठबंधन की सरकारें तो बन ही रही थी, साथ में कुछ कहानी एक और ही चल रही थी। यहां दल बदल हो रहे थे। कमबख्त नेता चुनाव जीतकर अपनी दल को ही छोड़ रहे थे। तो कांग्रेस छोड़ने वाले विधायकों ने गैर कांग्रेसी सरकार बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, इन राज्यों में कांग्रेस छोड़ने वाले जो एमएलए थे, उन्होंने गैर कांग्रेसी सरकार बनाने में अपना सहयोग दिया। इस प्रकार से अपनी पार्टी छोड़कर दूसरे का समर्थन करना, यह क्या कहलाता है? यह कहलाता है दल बदल। दल बदलू जिसको कहते हैं हम सामान्य भाषा में, दल बदल कहलाता है। एक अच्छा प्रश्न निकलता है कि दल बदल किसे कहते हैं, और ये झलक हमें किस चुनाव में पहली बार देखने को मिली? 1967 के चुनाव में। राजनीतिक भूकंप वाले चुनाव थे ये, तो दल बदल भी यहां देखने को मिला। किसे कहेंगे दल बदल? जब कोई जनप्रतिनिधि किसी खास दल के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ता है, फिर चुनाव जीतता है, और चुनाव जीतकर उस दल को छोड़कर दूसरे दल में शामिल हो जाता है, तो उसे कहा जाता है दल बदल। दल बदल की एक इंपॉर्टेंट घटना की अगर मैं आपको बात बताऊं, 1967 में हरियाणा में हुई। हरियाणा के एक विधायक थे जिनका नाम था गयालाल। अब गयालाल साहब के क्या जची भी यार, कांग्रेस छोड़कर ये वहां के दूसरी पार्टी के अंदर है, वो चले गए और कुछ समय ही वहां रहे, दिन नहीं कुछ समय ही वहां रहे और वापिस कांग्रेस में आ गए। तब वहां के कांग्रेस के एक बड़े लीडर वीरेंद्र सिंह ने कहा था कि जो गए थे, यानी गयालाल के लिए जो गए थे, कि वो गया राम थे, कि जो आए हैं वो आया राम है। अब इतनी बात होगी। उसके बाद वापिस फिर ये चले गए दूसरी पार्टी में। तो यानी 3 बार 15 दिन में हरियाणा के एमएलए गयालाल ने 15 दिनों के अंदर 3 बार अपनी पार्टी बदल ली। कांग्रेस में थे, फिर दूसरी में चले गए, फिर कांग्रेस में आए, फिर वापस दूसरी पार्टी में चले गए। 15 दिनों में 3 बार पार्टी बदल ली इन्होंने। इसलिए एक जुमला, एक चुटकुला है, एक कहावत है, वो चल पड़ी आया राम गया राम। तो आपसे कोई प्रश्न पूछ ले कभी किसी प्रतियोगी परीक्षा में, आया राम गया राम जुमले का संबंध किस राजनीतिक घटना से है, तो वो है दल बदल से। तो आया राम गया राम जुमले का संबंध है वो दल बदल से है। और हरियाणा के गयालाल से ही, नाम उसका गयालाल था तो गया राम बन गया, और आया राम बात बनते बनते ये लोगों की, मीडिया की जुबान पर चढ़ गया। जब कभी ऐसा होता है, आज भी देश में दल बदल की बात आती है, तो यही कहा जाता है ये तो आया राम गया राम वाली बात है। पहली बार ये पता चला भी यार दल बदल से भी सरकार गड़बड़ हो सकती है तब जब बाद में राजीव गांधी की सरकार आई 1985 के अंदर, तो हमारे संविधान के अंदर 52वां जो संविधान संशोधन हुआ, उसके लिए दल बदल के लिए देश के अंदर कानून बनाए गए और 10वीं अनुसूची में इन चीजों को जोड़ा गया। भी दल बदल यानी एक व्यक्ति या पूरी पार्टी है किस प्रकार से किसी दूसरे दल में शामिल है वो हो सकती है, उसके लिए कानून बनाए। ये दल बदल पर कानून बनाने का झटका यहीं से तो मिला था इस चौथे आम चुनाव में, क्योंकि उस टाइम तक दल बदल कोई भी कर सकता था, कोई भी इस दल बदल को रोकने के लिए देश में कोई कानून नहीं थे। बाद में अब 1985 के अंदर है वो कानून है वो बना दिए गए, वो कभी फिर कभी पढ़ेंगे उसके बाद। अब देखिए तो 1967 के चुनाव में जिसको हमने कहा राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी, भी कांग्रेस पहली बार 300 से कम सीटों पर रही, चुनाव के अंदर वोट प्रतिशत कम रहा, बड़े नेता उसके चुनाव हार गए और 9 राज्यों के अंदर तो कांग्रेस सरकार नहीं बन पाई। इस वजह से इस चुनाव को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी गई। उसी प्रकार आपने देखा भी 1967 के चुनाव के अंदर ही गठबंधन की राजनीति का जन्म होता है। 1967 के चुनाव में भी आपने ये चीज देखा, दल बदल के कंसेप्ट को भी देखा, भी हमें इसके ऊपर भी विचार है वो करना चाहिए, भी किस प्रकार दल बदल करने से किसी जनप्रतिनिधि के किस प्रकार से सरकारें हैं वो पलट जाती है। तो इस प्रकार इस गठबंधन दल बदल की राजनीति के कुछ दुष्परिणाम भी है वो देखने को मिलते हैं।
अब गठबंधन की जब राजनीति हो गई, इस चुनाव से गठबंधन के सरकारें बन गई, लेकिन अब सोचने की बात है क्या वो सरकारें कामयाब हुई? अधिकतर जो गठबंधन की जो सरकारें थी उस टाइम वो सक्सेस नहीं हो पाई थी। रिजल्ट क्या निकला? राज्य सरकारें ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई, उन्होंने या तो अपना बहुमत खो दिया, यानी जो पार्टी पहले उनके साथ थी वो नाराज होकर दूर चली गई, भाई हमें मंत्री नहीं बनाया या हमारे अनुसार काम नहीं हो रहा, या फिर उन्हें नए सिरे से गठबंधन करने पड़े। भी कोई एक पार्टी गठबंधन से हटी तो फिर कैसे ही हाथाजोड़ी करके दूसरे को साथ में लाया गया, या फिर हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 की सहायता ली गई और देश के अंदर अलग अलग राज्यों में राष्ट्रपति शासन है वो लागू कर दिया गया। आपको पता होगा, नॉलेज के लिए बता दूं, इंदिरा गांधी जितने टाइम तक देश की प्रधानमंत्री रही, इसके बाद में भी वो देश की प्राइम मिनिस्टर रही, टोटल 49 बार, 49 बार उनके कार्यकाल में राष्ट्रपति शासन है वो अलग अलग राज्यों में लागू हुआ था। तो जब भी एक चीज देखिए, सेंटर में सरकार किसकी बनी? कांग्रेस की बनी, इंदिरा पीएम बनी। दिक्कत क्या थी कि राज्यों में कांग्रेस की सरकार नहीं है। हर सेंट्रल गवर्नमेंट ये चाहती है भी राज्यों के अंदर भी उनकी सरकार बने, ताकि उनके जो कार्यों में किसी प्रकार का कोई समस्याएं हैं वो नहीं आई। तो जब उनके अनुसार काम नहीं चलता तो केंद्र सरकार कहीं न कहीं राज्य सरकारों के या राज्यों की राजनीति के अंदर अपना हस्तक्षेप है वो करती ही करती है। ये अब से नहीं, जब से हमारा देश आजाद हुआ उसके बाद से ही ये कार्य है वो अनवरत चल रहा है और आज भी चलता है। केंद्र सरकार हमेशा राज्य की राजनीतियों को प्रभावित करती रही है। तो ये थी आज की अपनी वीडियो सेशन की क्लास, जिसमें हमने चौथे आम चुनाव के परिदृश्य को अच्छे से समझा, किस प्रकार से रिजल्ट आया, किस प्रकार के नए नए राजनीतिक कंसेप्ट है वो हमारे सामने आए और उनके क्या परिणाम निकले। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएंगे और नोट्स फॉर्म में अच्छे से याद रखने के लिए इन्हें अपने नोट्स की कॉपी में अवश्य है वो लिखिएगा। चलिएगा, फिर मिलेंगे अगले वीडियो सेशन में और बात करेंगे ऐसा क्या हो गया था बाद में यही कांग्रेस विभाजित हो गई, क्या कारण रहे होंगे। चलिएगा आगे बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।